हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस के बारे में देखेंगे। देखिए, पहले तो कई बार 1985 से भी 1980 से भी शुरू हुआ है प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, लेकिन जो इसका मास्टर डायरेक्शन लेटेस्ट है वो सितंबर 2020 में है, जिसका नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन। ये किसने इशू किया है? आरबीआई ने इशू किया है। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट कि आप ये देख लीजिए, जीआईबी पेपर 2 है, मॉड्यूल बी है, यूनिट 15 चैप्टर 15 प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। ये डिक्लेरेशन देख लीजिए। डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। ठीक है, क्या क्या टारगेट होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में वो देखते हैं। सबसे पहले तो टोटल पहले 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं, जिसमें कि आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी रीजनल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनको हटा दिया गया है। तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स में प्लस जो फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं उनको एक कैटेगरी बना गया है। फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेस है वो सेकंड कैटेगरी है, फिर आरआरबी और फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कहा गया जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं उनको 40% ऑफ एएनबीसी, एएनबीसी मतलब होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, या फिर सीओबी जो भी कम हो। सीईओबी क्या होता है? क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्स बैलेंस शीट एक्सपोजर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इनमें से जो भी ज़्यादा होगा उसका 40% किया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पीएसएल में दिया जाएगा। ठीक है, टोटल बताया गया पहले तो। इसी तरह से जो फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेस है उनके भी 40% की लिमिट है, बशर्ते, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस 40% में से 32% उनको किस में देना है? एक्सपोर्ट्स को लैंड करना है, ये बताया गया है। जो रीजनल बैंक्स हैं उनका प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है वो 75% किया गया है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 75% किया गया है। इस 40, 75 और 75 में से एग्रीकल्चर का 18% कर दिया गया। इसमें से 18% एग्रीकल्चर को दे देगा कौन? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक जो है वो। उसके अलावा उस 18 में से जो 10% होगा वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाएगा। जिसकी 20 से कम ब्रांचेस हैं फॉरेन बैंक्स की, उनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर अप्लाई नहीं होता है। आरआरबीज यानी रीजनल बैंक के लिए भी 18% और 10% रहेगा, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी 18% 10% रहेगा। फिर उसी 40 में से माइक्रो एंटरप्राइजेस जो होंगी उनको 7.5% उनके लिए किया गया है टारगेट। जो 20 से कम ब्रांचेस है फॉरेन बैंक्स उनके लिए कोई टारगेट नहीं है। जो रियल रूरल बैंक्स है उनका भी सेम 7.5% ऑफ एएनबीसी या सीईओबी, सीईओबी मतलब क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, और 7.5% ऑफ एएनबीसी किसमें? स्मॉल फाइनेंस, मतलब सेम ही है तीनों में। और अगर वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो उसमें कितना दिया गया? 12%। उनको कहा कि 12% आप इनको दे दोगे, और 20 से कम ब्रांचेस हैं फॉरेन बैंक से तो उनके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं। 20 से कम ब्रांचेस में याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 18% देना है किसको? सॉरी 32%, 40 में से 32% देना है एक्सपोर्ट क्रेडिट को। और अगर आरआरबी है तो 15%, और अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो भी 12%। ठीक है, ये टारगेट्स हैं, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। बट ये मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी एग्जाम देने जाए तो प्लीज़ इसको एक बार अपडेट जरूर करें। सब ये है तो ये 4 सितंबर 2020 के हिसाब से डेटा है। आप जब भी पेपर देने जाएं तो प्लीज़ इसको एक बार गूगल से देख करके लेटेस्ट डेटा क्या चल रहा है ये ज़रूर देख लें। इसके बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अलग से बताया गया। जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके लिए एक प्लान किया गया था कि वो 2020, 21, 22, 23, 24 हर साल धीमे धीमे अपना बढ़ाएंगे। तो मतलब 20 में कहा गया 40%, और 24 आते आते 31 मार्च 24 तक उनको कितना करना था? 75% ऑफ एनबीसी या सीओबी। अब क्योंकि 24 निकल चुका है तो हम सिर्फ 75% ही डिस्कस कर रहे हैं। इनको ये भी कहा गया कि ये माइक्रो एंटरप्राइज को 7.5% देंगे, जो टारगेट इनका किया गया है, और वीकर सेक्शन के लिए 12%। ठीक है, 12% किसका था? आरआरबी का भी था, सॉरी स्मॉल फाइनेंस बैंक का था 12%। उसके बाद ये भी टारगेट्स दिए गए हैं कि हर साल कैसे बढ़ाना है, लेकिन उनका अब वो रेलेवेंट नहीं है तो उनको हम छोड़ देते हैं। एडजस्टमेंट कैसे करना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। एडजस्टमेंट फॉर वेट्स इन पीएसएल अचीवमेंट्स। पीएसएल अचीवमेंट्स का मतलब क्या? देखिए ऐसा होता है, उसका कॉन्सेप्ट समझिए। क्या होता है कि जब लोन दिया जाता है किसी भी, मान लीजिए किसी कोई मान लीजिए 10 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल किसी कंट्री में या किसी सिटी में, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं किसी स्टेट में मानते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि किसी स्टेट में बहुत अच्छा लोन बढ़ गया और वहाँ अच्छी खेती हो गई, किसी स्टेट में बहुत अच्छा एमएसएमई बढ़ गया, किसी स्टेट में एजुकेशन लोन बहुत अच्छा, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई। अब क्या हो रहा है कि ये देखा जाता है कि कहाँ पर फ्लो ऑफ क्रेडिट बहुत अच्छा है, कहाँ पर बुरा है, कहाँ पर नॉर्मल है। तो जहाँ पर फ्लो ऑफ क्रेडिट ज़्यादा हो चुका है, मतलब पर कैपिटा, मान लीजिए वहाँ की आबादी 100 लोग रहते थे और सबके हिस्से में 6-6 हज़ार रुपये से कम लोन आ गया है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे कि मतलब पर कैपिटा पीएसएल बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर कैपिटा पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अभी कम है वहाँ और बांटने की ज़रूरत है, तो हम उसमें क्या करेंगे? वेटेज 125% कर दिया। मतलब सपोज सबको 6-6 हज़ार मिल रखा था, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई सबको 10-10 हज़ार मिल जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बैंक्स को पुश करेगी कि आप लोग और यहाँ पर पीएसएल में बांटो। तो पीएसएल में बांटने, और ये गवर्नमेंट उनको एडवांटेज क्या देगी कि भाई अगर आप 100 रुपये का लोन बांटोगे तो हम उसको 125 मानेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको वेटेज कहा गया 125%।
और जहाँ पर हायर फ्लो ऑफ क्रेडिट है, मतलब जहाँ पे ऑलरेडी लोन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वहाँ पे गवर्नमेंट कहेगी भैया यहाँ पे हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपका मन है तो बांटो, मना नहीं कर रहे हैं, बट ज़्यादा मत बांटो। तो इसलिए वहाँ पे उसको डिस्करेज करेंगे। कैसे करेंगे? आप 100 रुपये का लोन बांटोगे तो गवर्नमेंट उसको पीएसएल में केवल 90 मानेगी, और जहाँ पे नॉर्मल फ्लो ऑफ क्रेडिट है वहाँ पे नॉर्मल है, वहाँ पे अगर 100 रुपये लोन मानोगे तो 100 माना जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वेटेज का मतलब। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये हर बार अपडेट भी होता रहता है, तो उसको जब भी पेपर दिए तो प्लीज़ कन्फर्म जरूर करिए एक बार। इसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एक्सपोर्ट क्रेडिट संबंधित कुछ चीज़ें बताई गई। एक्सपोर्ट क्रेडिट में प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट जो पैसा दिया जाएगा वो काउंट किया जाता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक बैंक्स जो हैं, जो और जिसमें क्या क्या आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये सब भी आएंगे। इनके लिए कहा गया है एएनबीसी या सीईओबीई का 2% तक इनको देना है, किसके लिए? एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए। और जो इनकी लिमिट है उसमें लिए कहा गया है कि पर बोरोवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं उनको कहा गया 32%, जो हमने ऊपर ही पढ़ा था। इसमें भी कहा गया है जो हायर होगा उस हिसाब से किया, मतलब सीओबी या एनबीसी में जो हायर होगा वो दिया जाएगा। ठीक है, 32% वाला। और जो जिनका 20 ब्रांचेस से ज़्यादा है उनको 2%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 20 से कम है अगर ब्रांचेस तो 32%, 20 से ज़्यादा है 2%। अगर मान लीजिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो टारगेट्स है वो आप अचीव नहीं कर पाता है बैंक, तो बैंक को वो पैसा कहाँ जमा करना पड़ता है? RIDF में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जमा करना पड़ता है। और जो उसका ब्याज वगैरह जो होता है वो सब कौन डिसाइड करता है? नाबार्ड और RBI डिसाइड करता है। कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लोन संबंधित कुछ कॉमन गाइडलाइंस है। पहली बात तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा PSL का वो RBI के डायरेक्शन के हिसाब से होगा। जो भी 25,000 से या उससे कम का लोन होगा उसमें कोई भी सर्विस चार्ज या कोई भी एडहॉक चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। अगर SHG या JLG यानी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप या स्मॉल या SHG का कोई लोन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन है, तो उसमें जो लिमिट है 25,000 की दी गई है पर मेंबर देखी जाएगी। ठीक है, पूरे ग्रुप की नहीं देखी जाएगी। उसके बाद रिसिप्ट, सैंक्शन, रिजेक्शन, डिसबर्समेंट रजिस्टर एक मेंटेन किया जाए, कितनी एप्लीकेशन प्राप्त हुई, कितनी डिसबर्स हुई, कितनी सैंक्शन हुई, कितनी रिजेक्ट हुई। ठीक है, आपको जब लोन एप्लीकेशन प्राप्त होगा तो आपको उसका एक्नॉलेजमेंट भी बोरोवर को प्रोवाइड करना है, ये भी गाइडलाइन है। ठीक है, अदर मोड्स ऑफ लेंडिंग में कहा गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर में अन्य क्या तरीके हैं लोन देने के, मतलब लेंडिंग करने के, उधार देने के। पहली बात तो जो बैंक हैं वो सिक्योरिटाइज एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये RRB और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। जो एसेट्स हैं उनको डायरेक्ट असाइनमेंट या आउटराइट परचेस के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी RRB और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे एप्लीकेबल नहीं है। इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस सर्टिफिकेट से मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज बैंक SBI ने बहुत कम लोन बांटा और PNB ने बहुत ज़्यादा बांट दिया PSL में, तो क्या करेगा? SBI जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट खरीद लेगा PNB से, PNB अपना प्रायोरिटी सेक्टर लोन जो है वो SBI को बेच देगा। ऐसे किया जाता है, वो सर्टिफिकेट दे देगा तो दोनों के टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। ये माना था कि भाई किसी ने 75 की जगह 80% कर लिया, 40 की जगह 50% कर लिया, और किसी ने 40 की 30% किया, तो 10% का जो गैप है वो दूसरे बैंक से आप सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं और अपने टारगेट्स पूरे कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन बैंक्स एंड MFC के लिए कहा गया है 2 तरीके होते हैं, को ओरिजिनेशन और को लेंडिंग। ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि इसको NBFC और बैंक्स आपस में मिल करके भी लोन बांट सकते हैं, उसके लिए को ओरिजिनेशन का लोन कहते हैं। इसमें जॉइंट कंट्रीब्यूशन होता है दोनों का, NBFC और बैंक का, और एक को लेंडिंग भी होता है, दोनों मिलकर लोन बांटते हैं। इसमें 5 जो PSL टारगेट है उसका 5% तक इसमें दिया जा सकता है लोन, ये बताया गया। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक।